महाराज, मैं दरबार को बताना चाहता हूँ कि ये न्याय प्रक्रिया में मेरी गोदावरी जी का अपहरण हुआ है। मेरी यही तो शिकायत थी। लेकिन अब गोदावरी दरबार में हाजिर है, फिर इस न्याय प्रक्रिया का क्या मतलब? अरे मूर्ख इंसान, भरे दरबार में आपके ऊपर जो इल्जाम है उसका क्या? हाँ महाराज, पर उन इल्जामों को साबित करना होगा और उसके लिए तो सबूत चाहिए। और यहाँ गोदावरी जी कह रही हैं कि उनके पास कोई सबूत ही नहीं है। अगर दरबार की इजाजत हो तो हम सबूत पेश कर सकते हैं। स्वराज्यद्रोही और छत्रपति की हत्या की साजिश करने का गुनाह साबित होने की वजह से केदार जी शाहपुरकर को ये न्यायालय तकमा घाटी से फेंक देने की सजा सुना रही है। महाराज माफ कीजिए महाराज। और इस हुक्म का कागज बनाकर गुल मुख्तार से मोहर लगवा दिया जाए। युवराज, आप वहां से आ क्यों गए? प्रजा कितनी तरस गई है आपसे मिलने के लिए। सभी को कितनी खुशी हुई है। देखिए ना, ये तोपों की आवाज और इन गजलों को सुनिए। सभी लोग गुलाल से खेल रहे हैं। पूरा रायगढ़ इस रंग में रंग गया है। युवराज, आप हमेशा से निर्दोष थे और अब न्याय प्रक्रिया में भी ये साबित हो गया है कि हमारे युवराज निर्दोष हैं। येसु, हम निर्दोष साबित हो गए हैं। हमारे चरित्र पर लगाए गए कलंक भी मिट गए हैं। पर येसु, ये कलंक मिटाते समय हमारा कलेजा भी रोंद कर निकल गया। तकलीफ हुई, लेकिन नहीं, बात तकलीफ ही नहीं है, लेकिन अकेलापन महसूस हुआ। येसु, मथुरा में मुगलों के मुल्क में अकेले रहते वक्त अकेलापन महसूस नहीं हुआ, पर आज स्वराज्य में अपने लोगों के बीच में रहते हुए भी हमें अकेला महसूस हुआ। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं युवराज? अगर हमसे कोई कमी रह गई है तो हमें बताइए। नहीं येसु, बिल्कुल भी नहीं। उल्टा आपने धैर्य के 2 अल्फाज कहे, इसलिए हम में लड़ने की ताकत आई। तो फिर भी ये अकेलेपन का विचार मन में क्यों आया? मालूम नहीं। आपको ऐसा क्यों महसूस हो रहा है युवराज? और अगर ऐसा कुछ होता ना तो पुतला रानी ने भोजन का त्याग नहीं किया होता। बाल राजा, दाइसा दोनों ने कल से कुछ नहीं खाया है। आज प्रजा ने फैसला होने से पहले आपके पैर धोए थे और अभी भी वो मासूम प्रजा खुशी से झूम रही है। युवराज, महाराज की आंखों में कितनी चमक है। येसु, अगर ऐसा होगा तो शायद हमारी किस्मत में ही दोष है। कोई बात नहीं, उस किस्मत से भी लड़ेंगे। हम रहेंगे आपके साथ युवराज। फिलहाल हमें अकेला छोड़ दीजिए। और हाँ, राजा राम बाल राजा को हमारे महल में लेकर आइए। जब तक हम नहीं खिलाएंगे वो खाएंगे नहीं। जी। हर हर महादेव। हे दारा बुआ, कहाँ जा रही हैं आप? अरे ये थोड़ा सा गुलाल लगा लीजिए, फिर जहाँ जाना है वहाँ जाइए। सच कहूँ तो मेरे भैरव जी प्रसन्न हो गए। जी हाँ। अब उनके दीपमाल के लिए मैं वहाँ जाऊंगी। बहुत बड़ी मन्नत मांगी आपने दारा बुआ। सिर्फ एक ही कह रही हो? मेरे बेटे के सामने कम ही है वो। लेकिन पता है बहुत बड़ा संकट टल गया। जी हाँ,
वो तो जाने ही वाला था, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी, सिर्फ बातें फैलाई गई। हाँ बिल्कुल। और दरबार में फैसला हुआ। वो थोड़ा बुरा हुआ है, मतलब मगर मैं यहाँ रायगढ़ में होता ना, आपको बता रहा हूँ धारा बुआ ऐसा अवसर आने ही नहीं देता। अरे 2 थप्पड़ लगाता उस केदार जी को, फैसला जगह पर ही हो जाता। मेरे युवराज को परेशानी हुई, उस बात का बहुत बुरा लग रहा है। हाँ और क्या, हमारे बेटे भावुक हुए। हाँ मतलब एक बार तलवार हाथ में ली ना तो एकदम रुद्र अवतार धारण कर लेते हैं, पर एक बार अगर सवाल भावनाओं का आए तो फिर मासूम बन जाते हैं। बहुत दुखी हुए होंगे ना? नहीं तो क्या, सच सही कह रहे समय हैं। आने दीजिए, फिर सब बातों का खुलासा हो जाएगा। ए बिरजू अरे सब अच्छा हो गया। महारानी, आपको हमारी तरफ से शाबाशी। किस बात के लिए? आपने उचित न्याय किया, इसीलिए। सच बात तो यह है कि एक मां होकर बेटे का न्याय करना बहुत ही मुश्किल काम था, और आपने उसे बखूबी निभाया है। केदार जी को किले से फेंकवा दिया। हमारी महारानी जी, प्रशंसा तो हो ही रही है, पर महाराज हम खुद भी डरे हुए थे। सोच रहे थे क्या सबूत आएगा सामने, क्या फैसला करने वाले हैं हम। पर भगवान जी हमारे साथ थे। महाराज अगर इजाजत हो तो एक बात पूछ सकते हैं? जरूर। ये न्याय करने की जिम्मेदारी हम पे क्यों सौंपी आपने? क्योंकि आप स्वराज्य में महारानी के पद पर हैं। महारानी? जी हाँ। हम बस नाम के लिए ही महारानी हैं। देखिए ना, महारानी है, लेकिन क्या मोहर की जिम्मेदारी हमारे पास है? नहीं है ना। महारानी है, लेकिन राजकोष की चाबियां हमारे पास है क्या? नहीं है ना। परंतु न्याय प्रक्रिया हम पर सौंप दी गई। क्यों? महारानी, आपके आदेश का हमने पालन किया, लेकिन कभी कभी लगता है बेटे का न्याय माँ के पास क्यों? फैसला अगर मां ना करती तो पिता को करना पड़ता, और हमें महारानी, आप में भी वो बात है, क्योंकि आपने भी जल्दबाजी में नहीं, सोच समझकर फैसला किया। महाराज, पर हमसे कुछ अनहोनी हो जाती तो, फैसला शंभू राजा के खिलाफ हो जाता तो? फैसला क्या होने वाला है यह हमें पहले ही मालूम था, लेकिन फिर भी आपने जिस तरह से उचित न्याय किया वो देखकर हमें सच में बहुत खुशी हुई। भविष्य में ऐसे और भी अवसर आने वाले हैं जहां पर आपको ही न्याय करना है। उस सब की ये तो बस एक झलक ही थी। महाराज, इस मिट्टी में सौतेलापन बदनाम है, लेकिन रायगढ़ पर सौतेलापन का प्यार इतने ममता से भरा हुआ है, ये हमें दिखाना था, और हमने दिखाया भी। न्याय आसन पर बैठने के बाद आपको होने वाली बेचैनी प्रजा ने देखी और हमने भी देखी। आपके मन में युवराज के लिए जो मां का प्यार है वो हमने देखा, और हम बेफिक्र हो गए। महाराज, महारानी जी, आज न्याय करते वक्त आप जिस न्याय के साथ हमें खड़ी रही, उसी न्याय के साथ शायद आपको आगे भी चलना होगा। हम रहें या ना रहें, लेकिन न्याय का कांटा आपकी ओर से हमेशा सच्चाई की तरफ ही झुका होना चाहिए। महाराज, ये आप क्या बोल रहे हैं? आपको अगर स्वराज्य का नौकर बनना है तो रिश्ते भूल जाइए। आपको याद होगा
आपके पिताश्री, हमारे मामा श्री सुपे परगणे में गलत बर्ताव किया, तब हमने उन्हें कैद करके बंगलूर भेज दिया था। हमने तब रिश्तेदारी नहीं देखी, न्याय देखा। और हमने ऐसा क्यों किया, ये आने वाला समय ही आपको हमसे ज्यादा अच्छे से खुलासा करके बता देगा। दादा साहब, हम आपको ढूंढ रहे थे। हम फिर से शक्कर लेकर आते हैं। खुद भूखे हो और दूसरों का मुंह मीठा कर रहे हैं आप। हमारी भूख चली गई, हम बाद में खाएंगे। ये बैठिए। शक्कर बांटने के लिए बहुत लोग हैं अकेले पर हमें बताइए, आपने खाना क्यों नहीं खाया? आप आरोपी थे ना, इसलिए हमने खाना नहीं खाया। महाराजा, ऐसे भावुक मत हो जाइए। मन भावुक हो गया ना तो बहुत बहुत तकलीफ होती है। चलिए, हम आपको खाना खिलाते हैं। अगर आप हमें खिलाओगे ना, तो हम रोज भूखे रहेंगे। ऐसी बात है? दादा साहब, आप मुझे ही खिला रहे हैं। आप भी खाइए ना, हमें पता है कि आपने नहीं खाया है। हमें नहीं चाहिए। दादा साहब, अब खा लीजिए। आप निर्दोष साबित हुए हैं ना। दादा साहब, निर्दोष मतलब क्या होता है? जिसका कोई भी दोष नहीं होता है वो निर्दोष। फिर इसमें आपका क्या दोष है? ये अभी तक हमारी भी समझ में नहीं आया बाल राजा। आपकी माताश्री राह देख रही होंगी। आप भूखे हो ना, वो बहुत बेचैन हो रही होंगी। जी हाँ, हम भूल ही गए थे। अब हम जाएं? कितने भाग्यवान है ना बाल राजा कि अगर उनको बेचैनी हुई तो उनकी माताश्री है उनके पास। ऐसा नहीं कहना चाहिए युवराज। यीशु अपना खुद का बोलने वाला जब कोई ना हो तो वो तकलीफ अलग ही होती है। वो हमें कभी दिखाई नहीं देती। आखिरकार फैसला हो गया। मेरा तो फैसला ही हो गया। मतलब? देखिए ना, हाथ क्या लगा मेरे। बेटी गई, जमाई को मृत्यु दंड मिला। हमें लगा महारानी जी को हमारे बारे में अपनापन होगा, कुछ अलग होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अलग मतलब? युवराज दोषी ठहरेंगे ऐसा लगा था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। पंत, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? अरे वो मुगलों के जासूस ने स्पष्ट रूप से कहा है और कबूल भी कर लिया है, और उल्टा न्याय हो ऐसी उम्मीद रखते हैं। सच कहा जाए तो आपके जमाई जी ने गलती की है, और युवराज जी को बदनाम करने का षड्यंत्र रचना ये बुरी बात नहीं है। ये आप बोल रहे हैं? जी हाँ। मतलब? आपने नहीं किया बदनाम? पंत, बदनामी की, पर जितना हो सके उतनी की। हाँ? सच्ची लगेगी ऐसी की, और उनपे गुस्सा निकालने के लिए की। पर ये मतलब, अरे आपके जमाई जी हमसे कई गुना आगे चले गए हैं। हाँ, बात तो सच है। और देखा ना आपने,
सारी जनता युवराज के पीछे खड़ी है। और एक बात, न्याय होने से पहले ही गुलाल की सारी बोरियां किले पर हाजिर हो गई थी। बात तो है। मतलब देखिए, कलावंती का आरोप अप्रभावित साबित हुआ। आपके जवाई जी का इल्जाम वो भी बेकार निकला। और इन सब में युवराज जी निखर कर बाहर आए। वही तो डर है मुझे। अब देखिए, उनका घोड़ा जमीन पर से नहीं, 4 उंगलियां ऊपर से ही चलेगा। इसीलिए तो कह रहा हूं पंत, अब यह संतुष्टि का सुर बदल दीजिए। और जमाई जी हुए तो क्या हुआ, स्वराज द्रोही निकला, अच्छी सजा हुई। ऐसा बोलकर खुद की छवि संभाल लीजिए। महाराज जी का स्वराज के प्रति रिश्ता देखा क्या आपने? नहीं ना? इस बात पे गौर कीजिए। मैं तो कहता हूं महाराज के सामने जमाई जी को 2-4 अपशब्द बोल दीजिए, फिर देखिए आप निपक्ष हैं ऐसा सभी को लगेगा। समझ गए ना? चलिए। ठीक है राहु जी, आने वाला समय कठिन है, ये पक्का है। शंभु राजा, मिर्जा राजा झूठे हैं। आपको दादाजी कहना है क्या? नहीं, हमें मिर्जा राजा कहना है, क्योंकि वो हमारे दादाजी हो ही नहीं सकते। बहुत बड़ा काम किया आपने। शूर पिता के शूर बेटे और वीर पिताश्री के वीर बेटे हैं आप शंभु राजा। पिताश्री, आप जाइए, हम यहाँ रुक जाते हैं। शंभु राजा। पिताश्री, बेफिक्र होके जाइए और जल्दी पहुंच जाइए। अब हम तैयार हैं। आप जैसे कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। आखिरकार हम शूर पिताश्री के शूर छावा है। युवराज, अब किसी भी विषय पर बात मत कीजिए, भोजन खा लीजिए। यीशु, भूख तो लगी है, लेकिन पेट की भूख से ज्यादा मन में डर बैठा हुआ है। उस रोटी में कोई नया इल्जाम तो नहीं छुपा होगा ना? वो दाल संदेह से भरी हुई तो नहीं होगी ना? ऐसा मत कहिए, अब सारी मुसीबत दूर हो गई है। आप निर्दोष हैं और ये बात स्वराज के हर इंसान को पता है। फिर भी बाल राजा के सवालों के जवाब नहीं दे सके हम यीशु। हमारा क्या दोष है? यीशु, हम निर्दोष हैं तो दोष किसका है? और दोष है भी क्या?
हम युवराज बनकर पैदा हुए, ये हमारा दोष? हम माँ के बिना बड़े हुए, ये हमारा दोष है? रानी माँ हमें छोड़कर चली गई, ये हमारा दोष? कि हम पिताश्री के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चलते रहे, ये हमारा दोष? कि पिताश्री की गोद में हम पले बड़े, ये हमारा दोष है? बताइए ना यीशु, हमारा दोष क्या है? बताइए ना यीशु, हमारा क्या दोष है? महाराज, फिर से हमें महाराज मत कहिए। पिताश्री कहते हो ना हमें, वही कहिए। वो आपको और हमें ज्यादा जचता है। कहिए पिताश्री। आप दरबार से चले आए, सच तो यह है कि यह कावड़ों की माला आपके गले में हमें दरबार में ही पहनानी थी, पर आप रुके नहीं, हमारे सामने आई। जगदम्ब, पिताश्री। नहीं, आज मुजरा नहीं, प्रणाम नहीं, पैर छूना कुछ भी नहीं। हमारे गले लगिए आज, हमें कस के गले लगा लीजिए पिताश्री। शंभू राजा, हमारे बाद ये सब आपको ही संभालना है। थोड़ा धीरज से काम लीजिए, बहुत चिंता होती है आपकी। पिताश्री, आप बेगुनाह हो, ये हमें पहले से ही मालूम था। पिताश्री, आपको क्या लगा गोदावरी कहां पर है ये हमें मालूम नहीं? गोदावरी कहां पर थी, कैसी थी, उनके ऊपर किसका पहरा था? आप उन्हें छुड़वाने के लिए कब गए? उन्हें छुड़ाने के बाद आडमल में लाड़ी के घर पर उन्हें छिपा दिया। वहां से निकलते वक्त जंगल में बबुल का एक कांटा आपके पैर में घुस गया। सब कुछ मालूम था हमें। पिताश्री, पैर में कांटा घुसा था ना? जी पिताश्री, कांटा आपके पैर में चुभा, पर दर्द हमारे कलेजे को हुआ। मेरा बेटा मुगलों की टोली पर हमला करता है, 500 बंदूकें जब्त करते हैं, ये हमें नहीं पता होगा? हमें सब कुछ मालूम था। गोदावरी का जब अपहरण हुआ तब आप पराक्रम कर रहे थे स्वराज्य के लिए। फिर पिताश्री, हम पर क्यों इल्जाम लगाए जाते हैं? शंभू राजा, ऐसे इल्जाम होते रहेंगे, आगे भी होंगे। आपके विरोध में ऐसे एक केदार जी नहीं, ऐसे बहुत केदार जी खड़े होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। वो लोग आपको पकड़ेंगे, किसी न किसी वजह से आप पर इल्जाम लगाएंगे ही। हमारे दुश्मन अलग थे, आपके दुश्मन अलग हैं। और आपके दुश्मन को एक बात निश्चित रूप से मालूम है कि आपकी बुद्धि के आगे, आपके पराक्रम के आगे वो टिक नहीं पाएंगे, और इसीलिए वो आप पर छिपकर हमला करते हैं। सावधान रहिए। कावेरी, कावेरी, कावेरी। हे भगवान, आप कब आए? बुलाया था क्या? हाँ, मेरा चिल्लाना सुनाई नहीं दिया तुम्हें? अरे सच में नहीं सुना।
और इतने दिनों से कावेरी कहकर नहीं बुलाया आपने, गोदा की माँ कहकर ही पुकारते थे, इसलिए ध्यान में नहीं आया। उसका नाम मैं क्यों लूंगा यहाँ? मैं कार्यालय गया तब तुम यही थी, और वापस आया तब भी तुम यही हो। किसी भी चीज में मन ही नहीं लग रहा। हम त्र्यंबकेश्वर होकर आए क्या? तुम्हें कहीं और ईश्वर नहीं दिखता? वहाँ क्या है? क्या हुआ? वहाँ पर भी गोदावरी है, वहीं उद्गम होता है उसका। अभी मुझे उस नाम का और नदी का सहवास ही नहीं चाहिए। ठीक है, फिर पंढरपुर चले जाते हैं। जाना तो पड़ेगा ही। पुण्य कम पड़ गया है शायद, इसीलिए युवराज के सामने मुंह की खानी पड़ी मुझे। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? और युवराज को क्यों दोष दे रहे हैं? सच तो यह है कि हमारे वजह से उन्हें परेशानी हुई। हमारी बेटी की जान बचाई उन्होंने। जमाई जी तो उसे मार ही डालना चाहते थे, पर उस पर ध्यान ना देकर उनको नौकरी देने का प्रस्ताव दिया। अगर वो हाँ कर देते तो भला हो जाता उनका। अरे उल्टा उन्हें ही आरोपी बनाकर खड़ा कर दिया। कुछ भी कहिए, मुझे नहीं अच्छा लगा। मेरी बेटी सच्चाई के राह पे चली, सत्य वक्ता है एकदम। अच्छा, मतलब तुम्हें भी अब युवराज पे प्यार आने लगा? उल्टा महाराज ने आपका मान रखा, वो आपके साथ अच्छे से पेश आए, नहीं तो निकाल देते वो आपको नौकरी से, सुरनीस पद से भी निकाल देते। कावेरी, मुझे लगता है अब जो हुआ उसे भूल जाइए, एक बुरा सपना समझ के भूल जाइए और शांत रहिए। शांत? एक बार मेरे अंदर का पाप शांत होगा, लेकिन ये सुरनीस शांत नहीं बैठेगा। ये दर्द बहुत पुराना है। इस दर्द ने हमें हमेशा हर बार अपमानित किया है। अब नहीं। बहुरानी, माताश्री, आपने संदेशा भिजवा दिया होता तो हम ही आ जाते। युवराज हैं क्या महल में? वे तो अभी अभी बाहर गए हैं। कोई संदेशा था क्या? हम बता देंगे उन्हें। नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही उनसे मिलने की इच्छा हुई। कितनी परेशानी हुई है उन्हें, पर फिर भी फैसला होते ही हमसे मिलने के लिए आए। हमसे कहा, माताश्री, आपका शंभू बेटा आप जितना कहती हो उतना ही निर्मल है, और कहा खाइए, व्रत छोड़ दीजिए। हमें फल खिलाया और हवा की रफ्तार से चले गए। कितने ध्यान से सब कुछ संभालते हैं, है ना? महाराज से मुलाकात हुई ना? जी। क्या हुआ? आप थी ना वहाँ पर? हम वहीं पर ही थे। पिताश्री ने सब कुछ अच्छे से समझाया। सच, झूठ, ये इल्जाम क्यों लगते हैं, बदनामी क्या होती है, उसके पीछे की वजह, और ये भी कि न्याय प्रक्रिया दरबार में ही क्यों ली। इतना ही नहीं माताश्री, युवराज जब पिताश्री के महल में गए थे तब उन्होंने दरवाजा क्यों बंद कर लिया था, इस बात का भी खुलासा किया उन्होंने। कितनी बारीकियों से सोचते हैं, कितनी दूर की सोचते हैं पिताश्री। पर युवराज उनकी बात से सहमत है ना? बिल्कुल, उल्टा उन्होंने ही कहा कि ये फैसला दरबार में हुआ, अच्छा ही हुआ। ये बहुत अच्छा हुआ। अब उनके दिल में कोई बात नहीं रहेगी। बस अब अंदर लगी हुई चोट ऐसे ही जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जी। उसकी जिम्मेदारी आपकी है। हमारी बैलगाड़ी आ गई। वाह वाह, बढ़िया। प्रणाम। युवराज को आंगन में लेकर जाइए, वहाँ खेलने दीजिए। अजी रहने दीजिए, खेलने दीजिए उन्हें खेलते हुए देखता हूँ तो अच्छा लगता है, बचपन से ही। बिल्कुल, बहुत ही गुणवान है ये। और कितने समझदार। युवराज न्यायासन के सामने खड़े रहे तो इन्होंने
इन्होंने खाना तक नहीं खाया। हाँ ना, दोनों में राम लक्ष्मण जैसा ही प्यार है। जाइए, युवराज को लेकर जाइए। जी। आपसे कुछ बात करूं? जरूर। मतलब मुझे ऐसा लगता है राम लक्ष्मण नहीं, बलराम कृष्ण कहिए। लक्ष्मण छोटा, लेकिन राम के कारण वनवास, और वहां कृष्ण छोटा लेकिन सर्वशक्तिमान। अब मतलब मैं बस ऐसे ही समझता हूँ। वैसा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ ना, वो है ही हमारे कृष्णा, बाल कृष्णा। बिल्कुल सही कहा, लेकिन अभी तक जैसे चाहिए वैसे शिक्षा नहीं मिली। 9वें साल में युवराज मिर्जा राजा के सामने बैठे थे शतरंज खेलने के लिए। हमें सब याद है। ध्यान कैसा होना चाहिए? रानी माँ की तरह। अभी यही देखिए ना, हमारे जमाई राजा कितनी बड़ी बदमाशी की, वो भी होशियारी से। मतलब मैं निष्पक्षता से बोल रहा हूँ। देखिए ना, कितना फंसाने की कोशिश की, लेकिन युवराज नहीं डगमगाए। बुद्धि स्थिर रखी और बाहर निकल गए। क्या कारण है? शिक्षा ही तो कारण है। वैसे ही होने चाहिए छोटे युवराज भी। होंगे ना। आपकी यहाँ आने की वजह? अब देखिए ना, मैंने छोटे युवराज को देखा और सब भूल गया। कावेरी ने भेजा था संदेश देके। कौन सा संदेश? यही कि महारानी जी ने न्याय अच्छा किया, हमारे मन में कोई गिला शिकवा नहीं, दूध का दूध पानी का पानी किया। अग्नि परीक्षा थी वो हमारे लिए, लेकिन निभा लिया भगवान की कृपा से। मैं चलूं? इजाजत दीजिए। छोटे युवराज, कहाँ पर छिपे हुए आप? अरे कहाँ पर है? यहाँ भी तो नहीं। कहाँ पर छुपे हुए हैं? अरे यहाँ। अरे देखिए, मुझे तलवार दीजिए और आपके बैलगाड़ी लीजिए खेलने के लिए। हमें बैलगाड़ी नहीं चाहिए, हमें तलवार से ही खेलना है। खेलने के लिए तलवार चाहिए? जी हाँ, और वो भी दादा साहब जैसी। अरे वाह, भैया जी की तरह ऊंची छलांग लगानी है आपको। लगाइए। अरे उसके लिए पहले बड़े तो हो जाइए। मामा श्री, हाँ, हमारी तलवार भी है। अरे होनी ही चाहिए। अरे भोसले खानदान में पहले तलवार बनती है, उसके बाद बच्चों का जन्म होता है। 5वीं के पहले तलवार की पूजा की, फिर जीवन के कामकाज शुरू किए। दीजिए। ए शाबाश, बड़ा ही होशियार है। अरे मटका अभी भी कच्चा है, पूरी तरह बना नहीं। आपको तैयार होना चाहिए। कब होंगे तैयार? महारानी जी, मेरा नमस्कार। महारानी जी नमस्कार। अभी तक तो इन्हें तैयार हो जाना चाहिए था। अरे तैयार कर देंगे, उसके लिए कितना समय लगता है? बस ऐसा कहकर बाल राजा के ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं है। सब लोग अपने कामों में व्यस्त हैं। इस उम्र में शंभू राजा घोड़े की लगाम अपने हाथों में रखना सीख गए थे। उनकी तो बात ही कुछ और थी। वो मूल रूप से बिजली थे। उस बिजली को क्या सिखाएं कि चमकना कैसे होता है। ये भी वैसे ही हैं, चमकने वाले। छत्रपति जी का खून है ये भी वैसे ही बनने चाहिए। क्यों नहीं बनेंगे? वैसे ही बनेंगे। महाराज ने सिर्फ पसीना गिरा दिया तो बस 10 कौवे तैयार हो जाते हैं। और इनकी चिंता आप क्यों कर रही हैं? लड़ाई, योद्धा बनना, ये सब इनके खून में ही है। अब ये जिम्मेदारी आपकी। ले ली मैंने। अब धीरे धीरे सब पर जिम्मेदारियां आने वाली हैं और सौंपी गई जिम्मेदारी सभी को सफलतापूर्वक ही निभानी है। क्या अनाजी पंत? जी महाराज। शंभू राजा? जी महाराज। हमारे सामने कामों का पर्वत खड़ा हो गया है, इसलिए हमें भी जल्दी से कामों को हाथ में लेना होगा। इसलिए हम एक ही समय पर
2 मुहिम खोल रहे हैं। पहली मुहिम राजापुर गुड़ाल मार्ग से फोंडा पहुंचने का, और दूसरी आदिल शाही मुल्क पर कब्जा करने। जी महाराज, फोंडे के मुहिम पर अनाजी पंत जाएंगे और बीजापुर का मुल्क लेकर अथनी तक अगर संभव हुआ तो भागानगर तक शंभू राजा ही जाएंगे। जी महाराज। महाराज, एक बात बतानी थी। कहिए। प्रतापगढ़ पर कल बिजली गिरी है, आग से बहुत नुकसान हुआ है। भवानी माता के मंदिर को भी हानि पहुंची है। ये संकेत मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अनाजी पंत, ये संकेत शुभ अशुभ हमने कभी नहीं माना है। अमावस्या की रात को भी किले से नीचे उतरकर विजय प्राप्त की है हमने। लेकिन बिजली है वो, गिरेगी ही, और उसे अगर आपके हाथों में पकड़ना है तो अपने शमशेर में पकड़िए। जी। ये खबर हमें सुबह ही पता चली है, हम देखते हैं क्या करना है। आप तैयारी कीजिए, अभियान का खर्चा, आश्वरोही, सैनिक, इन सब की सूची बनाइए और दरबार में दे दीजिए, और आपस में बात करके एक दिन निश्चित कीजिए मुहिम पर निकलने के लिए। बस एक बात याद रखिएगा, हमें किसी भी कीमत में सफलता चाहिए। जी पिताश्री, हम सफलता हासिल करके ही लौटेंगे। हमारे शमशेर की बिजली की चमक दुश्मन देखेगा। शाबाश। मुहिम निश्चित हो गया, ये अच्छी बात है। मुहिम कहते ही तबेले और मन के घोड़े उछल कूद करते हैं। हाँ, और किले पर भी एक अलग ही रंग छा जाता है। महाराज के एक आदेश पर मानो किले की जान में जान आ जाती है ना? बिल्कुल। कब जाने वाली है फौज किले से बाहर? हाँ, मतलब सूची दीजिए, पैदल कितने, घुड़सवार कितने, और बाकी सारी चीजों के। हमारे बारे में मत सोचिए, आप जितना निधि देंगे और जितनी फौज देंगे उतनी काफी है। अनाजी पंत वरिष्ठ है, और कहा जाए तो मुहिम भी मुश्किल है। उन्हें जो चाहिए वो उन्हें दीजिए। एक बार उनकी सूची आने दीजिए, फिर हम हमारी सूची देंगे। फिलहाल नीचे 25,000 की फौज तैयार है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पहले अनाजी पंत की मांगे पूरी कीजिए, बाद में हमारा देखते हैं। मुझे 15,000 की फौज लगेगी। आपको जितनी फौज चाहिए उतनी लीजिए, बाकी बची फौज हमारे लिए काफी है। हम आते हैं, कल मुहिम का दिन बता देते हैं। देखिए कितने दिलदार हैं। पहला मान आपको दिया है सुरनीस। देना ही चाहिए। वो सब छोड़िए, आखिरकार हमारा शौर्य भी तो उतना है। इसलिए ये बातें यहाँ मत कीजिए। ये प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं, स्वराज्य की लड़ाई है। चलिए कार्यालय में, सूची दीजिए। यहाँ से आगे प्रतिष्ठा की ही लड़ाई होगी। वो भले ही तलवार की लड़ाई जीत ले, लेकिन कूटनीति में हम नहीं हारेंगे। शंभू राजा पर मुहिम की जिम्मेदारी दी, अच्छा किया। उसकी जरूरत भी थी। महारानी, हम जल्द ही दक्षिण में जाने वाले हैं। गोवलकुंड के लोगों के साथ हमारी बातचीत चल रही है। ये बातचीत कल को अगर बिगड़ गई तो हमारी आने वाली फौज क्या कर सकती है, इसकी झलक हमें कुतुब शाही और आदिल शाही, इन दोनों को दिखानी जरूरी है। इसीलिए हम शंभू राजा को भेज रहे हैं। अच्छा फैसला किया है आपने। भगवान की कृपा से शंभू राजा ये मुहिम भी सफलतापूर्वक करेंगे। जगदम्ब। महाराज, आपसे एक निवेदन था। बोलिए।
और निवेदन कैसा? आप महारानी हैं। विषय कुछ निजी है इसलिए निवेदन, बाकी कुछ नहीं। कहिए। राजाराम राजा पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। मतलब इन सब भागदौड़ में और इन सब व्यस्तता में उनकी शिक्षा ठीक ठाक से नहीं हो रही है। उन पे ध्यान नहीं जा रहा है।